आप सभी का बिरमा करियर एकेडमी के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। मैं इंद्रेश कुमार कपूपरा आज आपके सामने केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े दिल्ली जैसे एक महत्वपूर्ण प्रदेश के विषय में वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के विषय दिल्ली के विषय में क्या संवैधानिक प्रावधान है, इसके लिए एक अलग से अनुच्छेद बना हुआ है जिसका नाम है 239 कै और इंग्लिश में कहें तो 239 AA। संविधान का ये अनुच्छेद दिल्ली के विषय में विशद व्याख्या करता है। हम एक एक करके सभी पॉइंट पर अपना फोकस डालते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें पॉइंट फर्स्ट आता है। पॉइंट फर्स्ट हमें ये बता रहे हैं कि 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और ये अमेंडमेंट दिल्ली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आया था। इससे पहले दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश था, परंतु 69वां संविधान संशोधन 1991 में पारित हुआ और लागू हुआ था। याद रखना, ये जो तारीख है, डेट है, ये पारित की है और ये लागू हुआ था 1993 में। 1993 में लागू होने के बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दे दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इस संविधान संशोधन के द्वारा। पॉइंट नंबर सेकंड का क्या कहता है, इसमें लिखा गया है कि यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो संविधान संशोधन हुआ था फर्स्ट में, यहाँ पर जो इसका प्रशासक होगा, इसके प्रशासक को उपराज्यपाल नाम दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, यानी LG, जिसका मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जहाँ दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी नाम दिया गया, वहीं पर साथ ही साथ यह भी निश्चित कर दिया गया कि दिल्ली का जो प्रशासक होगा वह उपराज्यपाल कहलाएगा, जिसे हम इंग्लिश में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड का इसमें लिखा गया था कि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा होगी, दिल्ली की जो राज्य विधानसभा होगी, उसके सभी सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा किया जाएगा, यानी जनता द्वारा वो सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, जैसे कि अन्य राज्य की विधानसभाओं के सदस्य चुने जाते हैं। यानी दिल्ली को एक राजधानी का मान के चलिए एक राज्य का रूप दे दिया गया, लेकिन फिर भी दिल्ली की एक ऐसी दशा है जिसे न तो पूरी तरह से राज्य माना जाता है और न ही केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया जाता है। अब पॉइंट नंबर 2 का कहता है, पॉइंट नंबर 2 का कहता है कि विधानसभा में ये जो अभी मैंने पॉइंट फर्स्ट बताया था, इसमें था कि दिल्ली में एक विधानसभा होगी, उसके सभी राज्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कराया जाएगा। अब सेकंड में लिखा गया है कि दिल्ली के अंदर कितनी यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम कहते कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसे हिंदी में कहें तो निर्वाचन क्षेत्र, हिंदी में कहें तो निर्वाचन क्षेत्र, कुल दिल्ली में कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे। सेकंड, साथ ही साथ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के विषय में क्या प्रावधान होंगे, तथा दिल्ली की जो विधानसभा है उनके कार्य के विषय में, दिल्ली की विधानसभा के कार्य के विषय में, दिल्ली में कुल कितनी
निर्वाचन क्षेत्र होंगे और दिल्ली की विधानसभा में SC ST के रिजर्वेशन की क्या सिचुएशन होगी, इन विषय में सारे कानून संसद बनाएगी। ये आपको विशेषकर याद रखना है। फिर आता है सेकंड का पॉइंट गए। सेकंड का पॉइंट गए लिखा गया है कि दिल्ली विधानसभा में एक अनुच्छेद आता है 324 से लेकर 327 व 329, जो कि सभी राज्यों की विधानसभा और उनके सदस्य के विषयों से जुड़े हुए हैं। ये दिल्ली की विधानसभा और के सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 आता है, यानी दिल्ली के विषय में बात करें तो दिल्ली में जितने भी प्रावधान हैं, दिल्ली के विषय में जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं, उनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये एक अलग ही एक बिंदु है सभी केंद्र शासित प्रदेश में, जिसको थोड़ा विस्तृत रूप दिया गया है। फिर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो दिल्ली के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी जो बिल आता है, कोई भी बिल यानी विधेयक आता है, तो उस विधेयक को वहाँ की विधानसभा पारित करते हैं, परंतु यदि वहाँ का उपराज्यपाल चाहे तो इसे राष्ट्रपति के विचार हेतु अपने पास रख सकता है। यदि ऐसा होता है तो राष्ट्रपति का विचार मिलने के बाद ही वह बिल पारित होगा। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 4 का आगे है कि यदि उपराज्यपाल और जो मुख्यमंत्री है उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है, तो यह विवाद यानी दिल्ली सरकार, एक तरफ दिल्ली सरकार होगी और वर्सेस यानी बनाम अगर हम बात करें उपराज्यपाल की जगह मैं LG लिख देता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन दोनों के विषय में किसी विषय को लेकर अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो यह विवाद कौन सुलझाएगा, यानी ये विवाद प्रेसिडेंट द्वारा दूर किया जाएगा। ये विवाद प्रेसिडेंट द्वारा दूर किया जाएगा। इसके बाद में पॉइंट नंबर 5 आता है 5, जिसमें लिखा गया है कि दिल्ली का जो CM होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा। दिल्ली के CM की नियुक्ति देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये आपको विशेषकर नोट करना है कि दिल्ली का जो CM है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो दिल्ली के CM की नियुक्ति देश का राष्ट्रपति करता है और दिल्ली के बाकी जो मुख्यमंत्री है उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और ये सभी राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही अपने पद पे बने रहते हैं। अब एक और सबसे विवादग्रस्त पॉइंट आता है जो मैं आपको और बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 6 कि दिल्ली में जैसा सभी राज्यों में राज्य सूची बनी हुई है, तो दिल्ली की भी राज्य सूची है, साथ ही साथ इसमें एक और आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इन दोनों ही सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली सरकार को है, परंतु यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैसा अन्य राज्यों के साथ लागू होता है वो नियम यहाँ भी लागू होता है कि समवर्ती सूची पर जहाँ दिल्ली सरकार कानून बना सकती है वहीं केंद्र सरकार भी बना सकती है, परंतु यदि कोई विवाद होता है तो केंद्र सरकार का निर्णय ही मान्य होगा। परंतु यहाँ पर कुछ बात और है जो अन्य राज्यों से अलग है। एक तो पुलिस, दूसरा आ जाती है वहाँ की लोक व्यवस्था में कहूँ लोक व्यवस्था, और साथ ही साथ जमीन। ये 3 ऐसे विषय हैं जो केंद्र सरकार के अधीन हैं। पुलिस पूरी तरह से दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, दिल्ली के CM के अंडर में नहीं है। लोक व्यवस्था वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है वो भी वहाँ केंद्र सरकार के अधीन है। वहीं पर ज़मीन संबंधी यानी रेवेन्यू मैटर पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी।
प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि जून 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहाँ की ज़मीनों को लेके सर्कल टैक्स बढ़ा दिया था। तो वहाँ के जो उपराज्यपाल थे नजीब जंग, ये विवाद काफ़ी टाइम तक चला था, इन्होंने कहा था कि ज़मीन के किसी भी विषय पर दिल्ली सरकार कानून नहीं बना सकती, क्योंकि ज़मीन का विषय केंद्र सरकार के अधीन में है। तो दिल्ली राज्यपाल, दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में इस मुद्दे को लेकर काफ़ी बहस हुई थी। अब ये मामला जब दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया तो 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार इस प्रकार का कोई भी काम केंद्र सरकार की इजाज़त के बिना नहीं कर सकती। यानी दिल्ली सरकार ने कोई कमीशन बनाया था, जांच कमीशन, जिसके अध्यक्ष बने थे एस.एन. अग्रवाल। तो यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने कहा साहब, बिना केंद्र सरकार की इजाज़त के आप कोई कमीशन कैसे बना सकते हो, आप एग्रीकल्चर लैंड को कैसे, किस प्रकार से कोई कानून में दायरे में ले सकते हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के पक्ष में निर्णय दे दिया कि दिल्ली सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ज़मीन का मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को एक निर्णय दिया था, जिसे कहते हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली बनाम भारत सरकार। 4 जुलाई 2018 को निर्णय घोषित किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल अपनी सविवेक के शक्तियों को छोड़ के अन्य सभी विषयों में दिल्ली विधानसभा की इजाज़त के बिना कोई कदम नहीं उठा सकता। इस प्रकार इस निर्णय के द्वारा, जो कि 4 जुलाई 2018 को घोषित हुआ था, ये स्पष्ट कर दिया गया कि सविवेक के शक्तियों को छोड़ के बाकी किसी भी प्रकार के मामले में उपराज्यपाल दिल्ली विधानसभा की परमिशन के बिना कदम नहीं उठा सकता। अर्थात तो है दिल्ली की जो विधान परिषद है, विधानसभा है, उनके सभी मंत्रियों की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ही इज बाउंड टू अबाइड बाई द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ये पूरा निर्णय इसमें दिया गया था। तो क्योंकि ये जो उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के बीच में जो मामला है लंबे टाइम तक खींचता रहा, और कुल मिला के अब ये निर्णय फाइनल कर दिया गया। तो आपने देखा कि ये सारे मैटर जो है आपके सामने, ये दिल्ली सरकार को लेके एक संदेह के घेरे में पैदा करते हैं। अब आर्टिकल 239 जो है वो दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिल्ली को पूरी तरह से एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली को लेके कुछ ऐसे फैसले भी आए थे, उन फैसलों के विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और ये जो महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बताई है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी। एनसीटी ऑफ दिल्ली का केस आप याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये भी आपको याद रखना है। क्या उपराज्यपाल अन्य राज्यों की तरह व्यवहार कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। उपराज्यपाल अन्य राज्यों की तरह पूरी तरह से राज्यपाल की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। वह वहाँ की विधानसभा के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ